जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है आदित्य और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और इतिहास को कितने भागों में पढ़ते हैं? इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और समकालीन भारत का इतिहास। परंतु समकालीन भारत का इतिहास केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो UPSC या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आता है आधुनिक भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री को मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास को आगे निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास की वह घटनाएं आती हैं जिनके हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, जबकि आग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास की वह घटनाएं आती हैं जिनके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, परंतु हमारे वैज्ञानिक अभी तक उन्हें पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिनके लिखित साक्ष्य भी हमारे पास हैं और उन्हें हम पढ़ भी सकते हैं। तो लिखते हैं, पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है आग ऐतिहासिक काल और फिर आता है ऐतिहासिक काल। आजकल जो मॉडर्न क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, जो यू पुलिस वाले क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनमें प्राचीन काल से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम अपने इतिहास की शुरुआत मध्यकालीन भारत के इतिहास से करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मैं आपको भारत पर अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और मुगलों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? अरबों के आक्रमण से, और फिर पढ़ेंगे उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा शुरुआत में? शुरुआत करेंगे हम कहां से? इस्लाम से। इस्लाम धर्म को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि उसी के बाद हम समझ पाए कि तुर्कों के और अरबों के आक्रमण भारत पर क्यों हुए। तो क्या इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक धर्म है जिसकी स्थापना प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब द्वारा की गई थी। देखिए, प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था और 612 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 612 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? हीरा नामक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका जन्म, पहले लिखते हैं इस्लाम धर्म के फाउंडर यानी संस्थापक कौन है? मोहम्मद हजरत। इनका जन्म कहां हुआ? मोहम्मद हजरत साहब का जन्म 570 AD मक्का सऊदी अरब में। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 612 AD में हीरा नामक गुफा में हुई। 622 ईस्वी में देखिए, जो पैगंबर साहब की मक्का से मदीना की यात्रा है उसे हिजरत कहा जाता है। हिजरत कहते हैं। हिजरत कब क्या हुआ? यात्रा यानी माइग्रेशन। ठीक है ना, माइग्रेशन कब? 622 ईस्वी में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की और 622 ईस्वी में ही हमारे समक्ष क्या आता है? इस्लामिक कैलेंडर, जिसे क्या कहते हैं? हिजरी संवत। हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या है? हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर है। फिर उसके बाद 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की मृत्यु हुई और उसके बाद सवाल ये उठा कि पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए जो सबसे बड़े 2 दावेदार थे वो थे अबू बकर और अली। देखिए, अली कौन थे? अली पैगंबर साहब के
सन इन लॉ थे, ठीक है ना, और जो वे थे अबू बकर, वे उनके साथी थे, यानी उनके अनुयायी थे, ठीक है। तो पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात जो उनके सक्सेसर हुए, यानी उनके उत्तराधिकारी हुए, उन्हें ही क्या कहा गया, खलीफा कहा गया। और पहले खलीफा कौन बने, पहले खलीफा अबू बकर बनाए गए। कौन, अबू बकर क्या बने, पहले खलीफा। पहले खलीफा कौन बने, अबू बकर बनाए गए। फिर उसके बाद दूसरे खलीफा, सेकंड कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो पहले खलीफा यानी उनके अधिकारी थे, कौन बने, अबू बकर। दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, और फोर्थ थे अली। देखिए ये चारों खलीफा थे जो इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी हुए। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि अली ही पहले खलीफा थे, ठीक है ना। तो अली को और अबू बकर को लेकर लोगों में विवाद हुआ कि पहले किसे खलीफा बनाया गया, ठीक है ना, कि पहला खलीफा किसे बनाया गया। और इसी के आधार पर अबू बकर को और अली को, जिन्होंने अली को पहला खलीफा माना और जिन्होंने अबू बकर को पहला खलीफा माना, उसी के आधार पर इस्लाम धर्म दो भागों में विभक्त हुआ। जिन्होंने अबू को अपना खलीफा माना वे लोग क्या कहलाए, सुन्नी, और जिन्होंने अली को अपना खलीफा माना वे लोग क्या कहलाए, शिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे समक्ष क्या इस्लाम की दो शाखाएं आई। जो पहले लोग थे यानी जो सुन्नी लोग थे वे अबू बकर को ही पहला खलीफा मानते हैं, जबकि जो शिया लोग हैं वे अली को पहला खलीफा मानते हैं, ठीक है। तो ये था इस्लाम के बारे में। इस्लाम की स्थापना किसने की, इस्लाम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने की। उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके सक्सेसर हुए उन्हें क्या कहा गया, उन्हें खलीफा कहा गया। और पहले खलीफा कौन थे, पहले खलीफा अबू बकर थे, और उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान, और उनके बाद अली को खलीफा बनाया गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत पर अरबों के आगमन के बारे में। तो आइए जानते हैं भारत पर अरबों के आगमन के बारे में। देखिए भारत पर जो पहला सफल आगमन किया गया वह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध पर आक्रमण कर वहां के शासक दाहिर को परास्त किया 712 ईस्वी में। वह 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक भारत में रुका और उसके उपरांत वह वापस इराक लौट गया, यानी जहां से वो आया था वहीं पर वापस लौट गया। तो पढ़ते हैं अरबों का आगमन। तो अरबों का पहला सफल आगमन 712 ईस्वी में हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया, सिंध में आक्रमण किया और सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में जो लोग ज्ञान धर्म मानते हैं, यानी वह लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, उनके ऊपर जजिया कर लगाया। कौन सा कर, जजिया कर। जजिया कर कैसा कर था, जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था, जो किसके द्वारा लगाया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया है। कैसा कर था, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर। यह कर किस पर नहीं लगता था, देखिए गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, परंतु गैर मुस्लिमों भी किसे छोड़कर, बच्चों, बूढ़े, महिला, विकलांग और ब्राह्मणों पर यह कर नहीं लगाया जाता था। तो बेसिकली जो जज करता था किस पर लगाया जाता था, वह लोग जो कमा सकते हैं और स्वस्थ हैं, यानी कि बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, विकलांग और ब्राह्मणों को छोड़कर सभी के ऊपर, जो गैर मुसलमान है उनके ऊपर जज कर लगाया जाता था। जज कर किसके द्वारा लगाया,
मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और भारत के सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर उसने भारत में जय लगाया। 714 ईस्वी में यह वापस लौट गया, यानी कि ये 712 से 714 के बीच में भारत में रहा। और इस तरह हम जानते हैं कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा कब किया गया? भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया। तो आइए अब पढ़ते हैं मोहम्मद महमूद गजनवी के बारे में। तो आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी कौन था, वो कहां से आया था? देखिए, सेंट्रल एशिया में ये जगह थी गजनी, जो वर्तमान अफगानिस्तान में है। तो देखिए, अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। यानी अल्पतगीन कौन था? गजनी वंश का संस्थापक। गजनी की राजधानी थी और गजनी कहां पर स्थित है? वर्तमान अफगानिस्तान में गजनी स्थित है। अफगानिस्तान में गजनी स्थित है। अल्पतगीन के पश्चात अल्पतगीन का स्लेव यानी जो उसका गुलाम था, कौन था? सुबुक्तगीन अगला गजनी वंश का शासक बना और सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक बना। देखिए, यह वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत की धन संपदा को लूटकर वापस कहां? गजनी ले गया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। देखिए, सर एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने 1001 से 1027 के बीच में भारत पर कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण यानी महमूद गजनवी का पहला आक्रमण 1001 में पेशावर के शासक, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, पेशावर के शासक जयपाल पर किया और जयपाल को पराजित किया। फिर 1008 में इसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर आक्रमण किया और इसका सबसे प्रमुख आक्रमण जो है वह 1025 में गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर किया गया। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और वे वहां की धन संपदा को लूटकर वापस कहां ले गया? गजनी ले गया। कब? 1025 में। कहां पर? सोमनाथ मंदिर गुजरात में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जब ये जा रहा था तो इस पे रास्ते में किसने आक्रमण किया? जाटों पर। जाटों ने इस पर आक्रमण किया, परंतु उस वक्त तो महमूद गजनवी वापस गजनी लौट गया और अगले वर्ष कब? 1027 में, यानी कि 1027 में महमूद गजनवी ने इसी बात का बदला लेने के लिए अगला आक्रमण किस पर किया? जाटों के विरुद्ध। किस पर? जाटों पर। किस चीज का बदला लेने के लिए? क्योंकि उन्होंने तो परेशान किया था। कब? जब वो सोमनाथ को लूटकर वापस जा रहा था, तो इसी चीज का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 पर किस पर आक्रमण किया? जाटों पर आक्रमण किया। तो देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण थे जो किसके द्वारा? महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए। संभावना कम है कि ये आक्रमण आपसे पूछे जाए। 1 मार्च 2025 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण अति महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं रफ करता हूं इसे और फिर बताता हूं आपको महमूद गौरी के बारे में। चलिए आइए मैं बताता हूं आपको कि महमूद गौरी, देखिए महमूद गजनवी जो था ना, महमूद गजनवी एक शिक्षित इंसान था और जितने भी शिक्षित लोग हुआ करते थे ना, ये उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता था। इसलिए आपसे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती है कि अल-बरूनी, देखिए अल-बरूनी कौन था? देखिए अल-बरूनी एक लेखक था। ये बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं ना, बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट व्यक्ति था। इसे गणित, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, भूगोल और भूगोल शास्त्र का बहुत बड़ा
विद्वान था अलबरूनी, और अलबरूनी कौन था? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है ना। इसी ने किताब उल हिंद की रचना की। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है वो, और पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। देखिए मैं नाम लिखता हूं, उतबी, फिरदौसी, ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी लेखक जो हैं ये महमूद गजनवी के संबंधित है और महमूद गजनवी के समकालीन हैं। यानी कि इन सभी ने किसके साथ? महमूद गजनवी के समकालीन कुछ ना कुछ रचनाएं की हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं इसके बाद पढ़ाता हूं आपको महमूद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी देखिए यह भी कहा था मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर किया। उसके बाद 1178 में मोहम्मद गोरी को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। यानी मोहम्मद गोरी को भारत में पहली हार का मिली 1178 में। किसने? भीम सेकंड या मूलराज सेकंड द्वारा पहली बार 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया गया। मोहम्मद गोरी को भारत में अपनी पहली हार कब मिली? 1178 ईस्वी में। किसके द्वारा? मूलराज सेकंड। ये कौन थे? ये सोलंकी वंश के शासक थे। कहां पर? गुजरात में। देखिए जो भीम मूलराज थे इनकी माता का नाम था नायिका देवी, वो इनकी संरक्षिका थी, और उन्हीं के नेतृत्व में भीमदेव सेकंड ने किसे 1177 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। ठीक है, 1177 के बाद मोहम्मद गोरी ने पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया। यह देखते हुए पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, जो अजमेर के शासक थे, वे समझ गए थे कि महमूद गोरी जरूर ही उनके लिए एक अधिक संकट साबित होगा, उनके लिए एक संकट साबित होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1191 में, कब? 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया तराइन के प्रथम युद्ध में। और इन्हें अनुमान था कि पृथ्वीराज चौहान को यह अनुमान था कि मोहम्मद गोरी अपराजित हो गया और वह पुनः अजमेर पर आक्रमण नहीं करेगा, परंतु इनका अनुमान क्या साबित हुआ? इनका अनुमान गलत साबित हुआ। और अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण किस पर? पृथ्वीराज चौहान पर, और पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। जबकि पृथ्वीराज के पास सेना अधिक थी और मोहम्मद गोरी के पास सेना कम थी, परंतु मोहम्मद गोरी की सेना अत्यधिक संगठित थी और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। देखिए 1191 में यानी तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका साथ किसने दिया? जयचंद ने उनका साथ दिया। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया 1191 के तराइन के युद्ध में। परंतु 1192 में यानी तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के सेकंड युद्ध में जयचंद ने साथ दिया किसका? मोहम्मद गोरी का। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की मर्जी के विरुद्ध जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिया था। इसी चीज से नाराज होकर जयचंद ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तो आइए पढ़ते हैं
मोहम्मद गोरी के अगले, तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के अगले आक्रमण के बारे में, अगले युद्धों के बारे में। 1194 में मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ किसके साथ? जयचंद के साथ। जी हाँ, वही जयचंद जिसने 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड के खिलाफ। और 1194 चंदावर का युद्ध, किसके बीच हुआ? जयचंद वर्सेस गोरी, और गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। जीत किसकी? मोहम्मद गोरी की। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे? जयचंद को पराजित किया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मोहम्मद गोरी के गुलाम यानी इसके स्लेव्स के बारे में। गोरी के गुलाम, गोरी के मुख्य गुलाम जो था, जो सबसे प्रमुख स्लेव था, कौन था? उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी ने जो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दोनों को नष्ट किया। कब? 1192 से 1202 के बीच में इसने नालंदा व ध्वस्त किया। यानी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को क्या किया? ध्वस्त किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी की अनुपस्थिति में भारत में उसका साम्राज्य संभालता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल मैं इससे आगे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, मोहम्मद गोरी की मृत्यु और दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।